स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें वी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एज अ क्लीनर एक होटल में काम किया करती थी और अपनी जॉब को कर रही होती है। तभी एक अनजाना सा हाथ आता है जो कि उसे पकड़ के अपनी बेड की तरफ ढकेल लेता है। यहाँ पे वी उसे रोकने की कोशिश करती है और बेड से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे वो जो इंसान होता है वो उसे रोकता नहीं है। मतलब कि वो उसे ज़बरदस्ती कर रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें हायन नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के साथ से हट जाता है। यहाँ पे वो अपनी कंपनी के सीईओ को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि जिस लड़की को उसने रात में भेजा था वो उसे कंपनसेशन देने को तैयार है। लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि किसी गलती की वजह से वो लड़की रात में नहीं पहुँच पाती है। मतलब कि यहाँ पे जो सीईओ होता है हाइन था, उसके पास ही कोई वेटर पहुँच गई थी। यहाँ पे जो हाइन होता है उसे अब रियलाइज़ होता है कि ये वो लड़की नहीं थी जिसे उसने बुलाया था, जिस वजह से वो लड़की बार-बार उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ड्रग्स के नशे में वो रोक नहीं पाता है। अब उसे बुरा लगता है क्योंकि उसने एक लड़की के साथ गलत काम कर दिया होता है, जिस वजह से वो उसे पैसा देने के लिए, कंपनसेशन देने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे जा रहा होता है तभी पीछे से कोई इंसान दिखाया जाता है जो कि उसे मार के वहीं पे बेहोश कर देता है। अब इधर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें नाइक मॉम की लड़की शीनी दिखाई जाती है जो कि यहाँ पे उसकी की शादी होने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे जो सीईओ होता है उससे वो शादी करना नहीं चाह रही होती है क्योंकि यहाँ पे उसने शादी करने से पहले ही की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, जिस वजह से अपने डैड से कहती है कि वो उससे शादी नहीं करेगी। इस वजह से वो आइडिया देते हैं कि यहाँ पे उनकी जो सिस्टर है उससे उसकी शादी करा दे, जिससे यहाँ पे इन लोगों का नाम भी ख़राब नहीं होगा और ये लोग बच भी जाएँगे। लेकिन उसके डैड कई साल बाद अपनी बेटी के पास जाते हैं जो कि उसकी मॉम से दूसरी मॉम से हुई होती है। यहाँ पे उससे कहते हैं कि तुम्हें एक सीईओ से शादी करना है। लेकिन यहाँ पे जो अनंत होती है, मतलब हाइन होती है, वो शादी करने को तैयार नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो उसके डैड होते हैं जो कि उसकी स्टेप सिस्टर होती है, उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हारी मॉम को जितने भी पैसे हैं जो कि मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ उनके हॉस्पिटल के लिए, वो मैं बंद कर दूंगा। इस वजह से उसे फोर्सली शादी करने कहते हैं क्योंकि वो उन सीईओ की कड़ी कंपनी को नाराज करना नहीं चाह रहे होते हैं। जिसके बाद हमें सीईओ का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे बेड पे लेटे हुए होते हैं और यहाँ पे उनके ग्रैंडफादर आते हैं और कहते हैं आपको इस शादी से कोई एतराज़ तो नहीं है। जहाँ पे जो बेचारी हाइन होती है, मतलब वी होती है, वो इस बात को नकार नहीं पाती है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। जहाँ पे जो उसके बड़े फादर होते हैं वो कहते हैं आपको मेरे बेटी का पूरी बॉडी को क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वी होती है उसे काफ़ी तरह अजीब लगता है क्योंकि पहली बार उसने ऐसे किसी को किया होता है, टच किया होता है। एज़ अ वाइफ उसे काम करना पड़ता है जिस वजह से उसकी बॉडी को वो पूरी तरीके से क्लीन करती है। यहाँ पे भी मुझे सोचने लगती है कि ये कितने हैंडसम है, लेकिन बेड पे होने की वजह से इनकी क्या हालत हो गई है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का दिन दिखाया जाता है, यहाँ पे कोई इंसान उनके बटन खोल रहा होता है। लेकिन जैसे ही वी उनके ग्रैंडफादर के पास जाती है और कहती है रूम में कोई घुस आया है, तभी ग्रैंडफादर देखते हैं कि उनका बेटा चलते उनके सामने आ रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे उनका फादर का बेटा बोलता है कि लड़की कौन है? तभी यहाँ पे उसके फादर एंड फादर बोलते हैं ये तुम्हारी वाइफ है जिसका नाम वी है। लेकिन यहाँ पे जो उसके वो ग्रैंडफादर होते हैं वो उसे रूम में लेके चले जाते हैं और कहते हैं ये लड़की तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी है क्योंकि तुम जैसे इसके पास आए हो तुम ज़िंदा हो गए हो। मतलब तुम अपने हाथ पैर से काम कर ले रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो हाइन होता है वो उस लड़की को मना कर देता है कि उसे इस लड़के में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो उसे डिवोर्स लेना चाहता है। लेकिन तभी उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम ऐसा करोगे तो तुम लोगों को तुम्हारे बारे में बुरा-भला बोलेंगे क्योंकि तुम उसी की वजह से शायद से ठीक हुए हो। इस वजह से जो हाइन होता है वो अभी के लिए रुक जाता है और कहता है उसको कभी-कभी सच्चा कोई प्यार आएगा तो इस लड़की को डिवोर्स दे देगा। लेकिन जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी, मतलब वी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है। उससे शादी करने के बाद उसकी ज़िंदगी अच्छी बनी रहेगी। इधर हमें वी को दिखाया जाता है जो कि मन में सोचने लगती है कि अगर ये ज़िंदा हो चुके हैं तो अगर मुझसे डिवोर्स कर लेंगे तो मेरी माँ का पेमेंट कौन करेगा? इसके बाद जो हाइन होता है वो वी के पास जाता है। वी उसे कहती है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको मुझे डिवोर्स देना है तो वो मैं आपसे ले सकती हूँ, लेकिन इसके बदले आपको मुझे $10 मिलियन देने पड़ेंगे। यहाँ पे जो हाइन होता है उसे ऐसा लगता है कि वी पैसों की भूखी लड़की है जो किसी पैसों वालों के पीछे भागती है। इस वजह से वी उसे कहती है जो भी आपको सोचना है आप सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको डिवोर्स दे सकती हूँ। जहाँ पे हाइन होता है उसे कहता है इतने से पैसे के बदले से मुझे तुमसे डिवोर्स मिलेगा, मुझे तुमसे और भी उम्मीदें हैं। इसके बाद जो हाइन होता है वो साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे वी उठ जाती है और उसे बोलती है कि वो उस टाइप की लड़की नहीं है जो कि उसके साथ फ्लर्ट करने को दे। जहाँ पे जो हाइन होता है उसे ऐसा लगता है कि वी पैसे के बदले कुछ भी करती हो, लेकिन तभी वी वहाँ से जा रही होती है। वो उसे कहती है कि ना मुझे आपके पैसों की ज़रूरत है, ना आपकी ज़रूरत है और आपने डिवोर्स को मत दीजिए। तभी यहाँ पे हाइन उसे रोकता है और उसे बोलता है कि उसके ग्रैंडफ़ादर को ऐसा लगता है कि वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी लड़की है, जिस वजह से वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैच में रह सकती है, जिससे वो लोग आपस में साथ तो रहेंगे और उसके बदले उसे पैसे भी मिल जाएँगे। जहाँ पे वी अपनी मॉम के कंडीशन को देखते हुए इस बात को एग्री कर जाती है। यहाँ पे जो हाइन होता है उसे फिर से ऐसा लगता है कि वी सिर्फ़ पैसों के लिए काम किया करती है, जिस वजह से उसके साथ रहेगी। यहाँ पे जो वी होती है उसे सब लग रहा होता है कि शायद से हाइन को इस समय मेरे साथ गलत इमेज लग रही हो, लेकिन उसकी मजबूरियाँ हैं जिसे वो बताना नहीं चाहती है। तभी यहाँ पे हाइन जो होता है वो वी से कहता है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है, अगर मेरा प्यार मुझे मिलेगा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। वी उससे कहती है कि हाँ, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे मेरी भी शर्त है कि हम लोग कभी भी कोई फ्लर्टिंग वाली चीज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे दोनों एग्री हो जाते हैं और यहाँ पे दोनों एक-दूसरे के साथ दूर हो जाते हैं। जहाँ पे जो वी होती है वो सो रही होती है, तभी यहाँ पे नेक्स्ट डे हाइन उसके पास आता है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके आता है। वी तुरंत से अपनी कंडीशन को देख के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देती है। इसके बाद जो हाइन होता है वो उसे अनलिमिटेड
अनलिमिटेड पैसे वाले कार्ड देता है जिसे वो जब चाहे तभी यूज़ कर सकती है। इधर बीच हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडफ़ादर इनके साथ लंच कर रहे होते हैं और यहाँ पे हाइन उसे कह देता है कि उसे बिल्कुल भी ना बताए लोगों को कि यहाँ पे उसका हस्बैंड ज़िंदा हो चुका है, मतलब कि चल फिर सकता है। क्योंकि यहाँ पे उसका जो हाइन होता है वो अपने ग्रैंडफ़ादर से बताता है कि उसे जानना है कि किस इंसान ने उसके साथ धोखा किया है जो उसके साथ मारना चाहता है। तब यहाँ पे अपने ऑफ़िस जाता है और अपने असिस्टेंट को बुलाता है जो कि उसे बताते हैं कि यहाँ पे उस दिन की रिकॉर्डिंग दिखाओ जहाँ पे उस होटल में था, जिस समय उसके साथ हरकत हुई होती है और यहाँ पे उस लड़की को ढूँढ रहा होता है जिसने उसके साथ उस दिन रात में रही थी। यहाँ पे जो रिकॉर्डर होता है वो गायब हो चुका होता है जिस वजह से ये ढूँढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था कि वो लड़की उस समय कौन थी। तभी यहाँ पे हमें वी को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के पास आई हुई होती है अपनी मॉम का इलाज देखने के लिए, जहाँ पे उसकी मॉम चाह रही होती है कि उसकी बॉयफ्रेंड की उसके साथ शादी हो जाए जिससे वी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करती थी। लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो उसे छोड़ के जा चुका होता है और अब वो विदेश जाने के बाद उसको एक बार मैसेज नहीं कर रहा होता है। लेकिन जो उसकी मॉम होती है वो चाह रही होती है कि वी उनकी इकलौती लड़की है जिससे उन दोनों के आपस में शादी हो जाए और ये भी चीज़ देख पाएँ। लेकिन बेचारी वी क्या बताए कि उसकी शादी किसी और इंसान से हो चुकी है जिसके बारे में बताना नहीं चाहती है। तभी यहाँ पे वी को उल्टी होने लगती है और अपना चेकअप कराती है, तब पता चलता है कि वी के पेट में तो बच्चा है। इसे जानने के बाद वी शॉक हो जाती है और डर के मारे वो पेपर फेंक के वहाँ चली जाती है। लेकिन किस्मत की बात ये होती है कि असिस्टेंट सब कुछ देख लेता है और ये रिपोर्ट लाके वो हाइन को दिखा देता है। इसे देखने के बाद हाइन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वी को तुरंत बुलाता है। जिसे देखने के बाद जो हाइन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की धमकी देने लगता है। तभी भी उसे कहती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। इस वजह से हाइन उसे कहता है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो जो कि कुछ पैसों के लिए अपने बच्चे को भी छोड़ रही हो। हाइन उसे कहती है कि वो अपने बच्चे को गिरा देगी अगर उसे पैसे देगा। इस वजह से जो हाइन होता है वो और गुस्सा करने लगता है कि तुम कितनी बुरी लड़की हो और उसे छोड़ के वहाँ से जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो हाइन होती है वो सोचने लगती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही है, वो उसकी मजबूरी है, वो अपनी मॉम के लिए सब कर रही है। तभी यहाँ पे फैसला कर देती है कि वो अपने बच्चे को गिरा देगी। तो यहाँ पे हमें हाइन को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है, उसे कहता है उस दिन यहाँ पे रिपोर्ट दिखाई जाती है जहाँ पे जितने लोग उस समय काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो वी होती है उसका भी नाम वहाँ पे होता है। मतलब कि जो हाइन है उसका बच्चा वो हो सकता है जो कि वी के पास है। इस वजह से इस बात को शक पे रखते हुए हाइन तुरंत ही वी के पास जाता है और यहाँ पे जो वी होती है वो अपने बच्चों को गिराने जा रही होती है। तभी यहाँ पे हाइन उसके पास पहुँचता है और उसे देख लेता है जहाँ पे वी बैठी हुई होती है। जहाँ पे जो हाइन होता है उसे कहता है मेरा बच्चा ज़िंदा है कि नहीं? हाइन उसे कहती है कि वो उसने गिरा दिया है। इस वजह से जो वी होता है वो दुःख हो जाता है, बुरा मानने लगता है। लेकिन असल बात जो ये होती है कि वी ने बच्चे को नहीं गिराया होता है, वो सिर्फ़ हाइन से छुपाई हुई होती है क्योंकि उसे बच्चे को पालना होता है। यहाँ पे हमें हाइन को दिखाया जाता है जो कि अब वेस्टर्न से कहता है कि वी के बारे में सब कुछ पता लगा है। यहाँ पे हमें लू फैमिली दिखाई जाती है जिनकी जो डॉटर होती है जिससे इन लोग की शादी होने वाली होती है, जिसके बदले उन्हें अपनी दूसरी बेटी को भेजा हुआ होता है। अगर वो ये बात जान गए हैं कि यहाँ पे उनकी दूसरी बेटी आई हुई है तो इन लोग का संबंध काफ़ी तरह खराब हो जाएगा और यहाँ पे जो उनकी बेटी है उनको उससे शादी करनी पड़ जाएगी जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाह रही होती है। इस वजह से जो उसके सन होते हैं वो यह बिल्कुल भी नहीं चाह रहे होते हैं कि उनकी बेटी जान जाए कि उनकी 2 बेटियाँ हैं और अपनी दूसरी बेटी को अपनी पहली बेटी के नाम पे भेजी है। जिसके बाद जो वी होती है वो वहाँ पे काम कर रही होती है, तभी उसके ग्रैंडफ़ादर देखते हैं कि उसका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिस वजह से वो हाइन को ऑर्डर देते हैं कि तुरंत जाए वो वी का कपड़ा लेके आए क्योंकि उसका वाइफ़ है, उसे अपनी वाइफ़ का हस्बैंड का काम पूरा करना चाहिए। जहाँ पे जो वी होती है वो उसे कहती है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं, आपको सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हाइन ने कहता है कि तुम अच्छे बनने की कोशिश ना करो, मैं जानता हूँ तुम कैसी लड़की हो। इस वजह से हाइन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वी की बात को मानते हुए उसे अपने साथ लेके जाती है। जहाँ पे जो हाइन होता है वो उसे अपने साथ लेके आता है और मॉल में कपड़े खरीदने के लिए कहता है। वो कहता है जो भी कपड़ा तुम्हें पसंद आए तुम यहाँ पे से ले सकती हो और वहाँ चले जाता है। तभी यहाँ पे कपड़े को वी चूज़ कर रही होती है, तभी यहाँ का शॉप का ओनर आता है जो कि उसे गरीब समझ रहा होता है। इधर भी जो वी होती है उसकी जो स्टेप सिस्टर थी उसकी एक दोस्त होती है जो कि वी को पहचान ली होती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी फैमिली तो तुम्हें घर से निकाल दी है तो तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं होगी तुम इस कपड़े को खरीद लो। जहाँ पे ये दोनों लोग मजाक उड़ाने लगते हैं तभी वी अपना कार्ड दिखाती है जो कि अनलिमिटेड मनी वाला होता है। जहाँ पे जो उसकी दोस्त होती है वो कहने लगती है शायद से तुम किसी साथ फ्लर्ट किए होगे तभी तो सारे पैसे पार गई हो। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी यहाँ पे जो लड़की होती है वो उसकी मॉम को बराबर बनने लगती है। वी के हाथ में कंट्रोल पावर हो चुके होते हैं जिस वजह से उसे मारने लगती है। तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट पहुँच जाता है जो कि उसे कहता है कि आप मैम को छू भी नहीं सकती हैं। जहाँ पे जो उसकी दोस्त होती है वो शॉक में पड़ जाती है कि ये इंसान कहाँ से आ गया। जिसके बाद जो वी होती है वो हाइन से माफ़ी मांगती है जो इंसिडेंट उसके साथ सुबह हुआ था। इस वजह से हाइन उसे कहता है कि उसका परिवार काफ़ी ज़्यादा अमीर है जिस वजह से वो ऐसी हरकतें बिल्कुल भी ना करे जिससे उसका परिवार चीप दिखाई दे। जिसके बाद जो वी होता है वो उसे कहता है कि तुम्हें बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। जहाँ पे जो हाइन उसे कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि आप मुझे बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। जहाँ पे हाइन उसे कहता है कि अपने परिवार की इज्जत के लिए वो उसे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालेगा। वी उसे कहती है कि उसे अपनी माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जहाँ पे हाइन उसे कहता है कि हमारे परिवार इतना गरीब नहीं है कि एक नर्स को अफोर्ड ना कर पाए। तभी यहाँ पे वी उसे देखने लगती है और हाइन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है जिस वजह से उसे गाड़ी से वहीं से उतार देता है। यहाँ पे जो वी होती है वो वहाँ पे खड़ी होती है और कुछ नहीं सोच रही होती है। हाइन को तभी यहाँ पे लगता है कि वी को उसने अनसेफ जगह पे रख दिया है जिस वजह से उसके पास वापस जाता है और उसे गाड़ी में बैठाता है। लेकिन तभी देखता है कि वी वहाँ पे भीग रही होती है और उसके कपड़े गीले होते हैं जिस वजह से उसके पास जाता है, उसे कोट दे देता है क्योंकि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ठंड में आ चुकी होती है। यहाँ पे जो वी होती है जिसे रूम में लाता
है, देखता है कि वी को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग चुकी होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर भी हो चुका होता है। तब यहाँ पे जो वी हाइन होता है वो उसे कहता था हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। वी उसे रोक लेती है क्योंकि उसे हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे उसका बेबी होता है। अगर वो जान गया कि यहाँ पे हाइन के पास एक बेबी है तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। जिस डर की वजह से वी ने उसे कह दिया होता है कि चाहे जो भी हो जाए वो हॉस्पिटल नहीं जाएगी। जिसके बाद जो हाइन होता है वो उसकी बात को मानते हुए उसे बेड पे लेटा देता है और उसकी मरहम पट्टी मतलब उसका इलाज घर पे ही करता है। वो उसकी हेल्प करते हुए उसके बॉडी पे लोशन रखता है और उसके सर को ठंडा करता है। इसके बारे में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे जो वी होती है वो लेटी हुई होती है, उसके पास हाइन भी लेटा हुआ होता है। इसके बाद उसे किस कर लेता है। इस वजह जो वी होती है वो उसे कहती है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि उसके साथ कोई भी फ्लर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन हाइन बातों को छुपाते हुए कहता है कि उसके ग्रैंडफादर आस-पास भी हो सकते हैं जिस वजह से उसने इसके साथ ऐसा किया है। जहाँ पे वी उसे कहती है कि वो आइंदा इस बात को ध्यान रखे। लेकिन तभी यहाँ पे जो हाइन होता है वो सोचता है कि मैं इसे इतना पैसे दे रहा हूँ, इतना ख़्याल रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये सब मुझे करने नहीं दे रही है। तभी यहाँ पे जो वी होती है वो उसकी बातों को हैप्पी हो रही होती है। हाइन के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी यहाँ पे उसकी फैमिली का कॉल आता है जो कि उसके डैड का कॉल हुआ होता है। वो कहते हैं कि अगर तुमने ज़रा सा ये भनक लगने दी कि मेरी बेटी की जगह पे तुम सीईओ के पास गई हो तो तुम्हारी खैर नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मॉम का एड्रेस अभी भी मेरे पास है। मैं उनके फंड्स भी रोक सकता हूँ या उन्हें परलोक भी दिखा सकता हूँ। ओवरऑल वो वी को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं उस दिन जो हॉस्टल में तुम थी वहाँ का मैं नाम सरनेम चेंज करवा दिया है जिस वजह से वो तुम्हें ढूंढ बिल्कुल भी नहीं पाएगा। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में हाइन का पूरा फेस सही से आता नहीं है जिस वजह से वी उसे ढूंढ नहीं पाता है। मतलब ओवरऑल वी अभी तक अभी उस लड़के से अनजान है। तभी यहाँ पे हमें वी को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल छोड़ के जा रही होती है। तभी यहाँ पे उसके डॉक्टर आते हैं जो कि उसे देख लेते हैं, जो कि उसे गिरते हुए बचा लेते हैं जिस वजह से घर पे छोड़ने आ जाते हैं। यहाँ पे जो हाइन होती है वो उसे देखती है और उसे देखने के बाद डॉक्टर को वहाँ पे भेज देती है क्योंकि वो नहीं चाह रही होती है कि कोई भी ड्रामा क्रिएट हो। लेकिन यहाँ पे जो हाइन होता है उसे देखने के बाद जेलस फील करने लगता है क्योंकि यहाँ पे वो व्यू काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करता है। इस वजह से व्यू कहता है कि तुम किसके साथ हो। हाइन उसे कहती है हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं, मैं किसी के साथ भी हो सकती हूँ। जहाँ पे जो हाइन होता है वो गुस्से से कहने लगता है कि हाँ मुझे तो पता है तुम कितने लड़कों के साथ होती हो और पता नहीं किसी बच्चे को भी कैरी कर रही हो। इस वजह से व्यू काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है जिस वजह से टूट के वहाँ से जा रही होती है। तभी यहाँ पे हाइन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है जिस वजह से उसकी हेल्प करने के लिए उसे उठा लेता है और उसे गुड फील कराने के लिए उसके पैर की मालिश भी करता है और उसकी हेल्प कर रहा होता है। जहाँ पे व्यू को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हाइन उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है और उसके मन में उसके लिए फीलिंग पैदा हो रही है। तब यहाँ पे जो हाइन होता है वो उसे जेलस फील कराने के बाद उसके ऊपर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो उसे पकड़ता है लेकिन यहाँ पे जो हाइन होती है मतलब वी होती है वो उसे कहती है कि आप जान रहे हैं कि आप मेरे साथ कोई भी फ्लर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। जहाँ पे जो वी होती है वो उसे रोकती है लेकिन हाइन उसे कहता है कि वो तो लोगों के साथ रहती है, भला उसका पति होने के बाद वो जैसा ही फ्लर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हाइन होती है वो उसे कहती है अभी तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे जो वी होता है उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है क्योंकि उसे शर्म आ रही होती है। ओवरऑल इन लोगों को आपस में प्यार हो चुका होता है लेकिन ये बात ये लोग आपस में समझ नहीं पा रहे होते हैं। इसके बाद जो हाइन होता है वो छोड़ के वहाँ चली जाता है और वी भी शर्मा रही होती है क्योंकि उससे उसके मन में उसके लिए प्यार फील हो पैदा हो रहा होता है। जिसके बाद ये सोचने लगती है कि कहीं कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तब इसके बिना कैसे जिएगी। तब यहाँ पे उसकी दोस्त दिखाई जाती है जो कि बताती है कि वी के पास एक काफ़ी गोल्डन कार्ड है जिसमें अनलिमिटेड मनी है। ये अपने दोस्त को बताती है जिसके बाद उसकी बेइज्जती भी की होती है। ये बात सुनने के बाद उसकी स्टेप सिस्टर होती है, वो उसे बदला लेने की तैयारी करती है। इसके बाद ये लोग उनके घर में जाते हैं जहाँ पे उसके जो डैड होते हैं वो उसे बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे पास गोल्डन कार्ड है जिस कार्ड के बदले तुम मुझे $20 बिलियन लेके आओ क्योंकि हमारे फंड्स थोड़े ख़राब हो चुके हैं। जहाँ पे वी उसे कहती है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। जिसके बाद जो उसके डैड होते हैं उसे कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम यहाँ से बाहर भी नहीं जा पाओगी। इसके बाद उसको उठवा के कमरे में बंद करवा देती हैं। अब यहाँ पे जो हाइन होती है मतलब वी होती है वो अपने उसको दरवाज़ा खटखटाती है और खोलती है लेकिन उसका नेट भी सही से काम नहीं कर रहा होता है। यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, मतलब उसकी वाइफ़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन वी को पता होता है कि यहाँ पे मतलब हाइन को पता होता है कि किसी लड़के के साथ होगी। जिस वजह से उसके ग्रैंडफादर से कहते हैं कि तुम उसके हस्बैंड हो, तुम अपने चिल माहौल से नहीं रह सकती हो। तब यहाँ पे अपने सेक्रेटरी से कहता है कि यहाँ पे पता करो कि वी कहाँ पे गई थी। यहाँ पे पता चलता है कि वी वहाँ पे मिस शाइन कंपनी के पास गई होती है, मतलब उसके ग्रैंडफादर के घर पे गई होती है। इसके बाद वी किसी को बिना बताए यहाँ पे उनके मेंशन में चले जाता है जहाँ पे उसकी सिस्टर उसे पहचान नहीं पाती है कि ये वही मिलने सीईओ है जिसकी शादी होने वाली होती है। वो उसे कहता है कि तुम वी को लेके यहाँ पे ऐसे नहीं जा सकती हो क्योंकि मेरा डैड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पे जो हाइन होता है उसे बिना बताए सारे दरवाजे खोलने लगता है। इसी वजह से एक दरवाजे से वी की आवाज़ आने लगती है लेकिन जैसे दरवाजा खोलता है वी रो रही होती है और जैसे ही वो उसे उठाता है वी बेहोश हो जाती है। जिस वजह से हाइन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, गुस्सा आने लगता है। लेकिन जैसे उसके डैड वहाँ पहुँचते हैं उसे कहते हैं तुम ऐसे लेके उसे नहीं जा सकती हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमीर परिवार की लड़की है और अगर तुम उसे ऐसे उठाओगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। जहाँ पे जो वी होता है मतलब हाइन होता है उसे कहता है कि आप जान रहे हैं मैं कौन हूँ। जैसे वो अपना नाम बताता है कि मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ तभी यहाँ पे वो काफ़ी डर जाते हैं और उसे कहता है आप इस सारी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट आपसे कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पे जो उसके साथ असर होती है उसे जलन फील होने लगती है वी से क्योंकि यहाँ पे उसका जो पति होता है वो उसके बहुत ठीक हो चुका होता है और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। जिसके बाद यहाँ पे वी को दिखाया जाता है जो कि हाथ से गले लग के रोने लगती है। यहाँ पे जो वी होती है वो हान को किस भी करती है जिसके बाद हान से कहता है कि तुम खुद कहती हो कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करोगी और यहाँ पे तुम खुद ही रूल को तोड़ रही हो। जहाँ पे जो वी होती है वो
उससे माफ़ी माँगती है और यहाँ पे वी को एक काम याद आ जाता है, जिस वजह से बाहर जा रही होती है। हान उसे रोकता है और उसे कहता है कि तुम्हें बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ ना। जहाँ पे जो विहान होता है उसे लग रहा होता है कि वी किसी लड़कों के पास जा रही है, लेकिन वी उसे क्या बताया कि उसे कोई पर्सनल काम है। लेकिन यहाँ पे हान उसे कहता है कि मैं तुम्हें क्या खाने के लिए पैसे नहीं दे रहा हूँ, जो तुम बाहर जाके सब काम करती हो। जहाँ पे जो इनके बीच बहस होने लगती है, तभी यहाँ पे उनके ग्रैंडफ़ादर पहुँच जाते हैं, जो कि हान को डाँटने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम जब जब देखो तब वी को डाँटते रहते हो और उसे बुरा-भला बोलते रहते हो। भला कोई अपनी वाइफ़ को इतना कैसे डाँट सकता है? यहाँ पे उससे कह रहे होते हैं कि तुम आपस में का शादी कर चुके हो और कपल हो तो कपल की तरह भी रहा करो। यहाँ पे जो हान होता है वो वी से माफ़ी माँगता है और यहाँ पे इनके बीच एक मीठी-सी हाँ, नोक-झोंक होने लगती है। तब यहाँ पे उस ग्रैंडफ़ादर कहते हैं कि तुम बाहर जाके काम करती हो, इससे अच्छा तो तुम हान की असिस्टेंट क्यों नहीं बन जाती हो? जहाँ पे जो वी होती है उसे कहती है उसका इस बेस का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तब यहाँ पे उसके ग्रैंडफ़ादर कहते हैं कि तुम एक्सपीरियंस तुम्हें हान दिला देगा। जहाँ पे इनकी बात बीच डील हो जाती है कि उसकी असिस्टेंट बनी रहेगी, जिसके बाद हमें उनकी फैमिली दिखाई जाती है, जिसकी स्टेप सिस्टर काफ़ी ज़्यादा बुरा फ़ील कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पे वो वी की जगह लेना चाह रही होती है, क्योंकि उसका पति काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे भी होते हैं। जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि हान एक लड़की को ढूँढ रहा है, जो कि उसके साथ उस दिन रात में थी, जिसके बारे में सीसीटीवी कैमरे में अभी तक कुछ रिवील नहीं हुआ है और हान को उस लड़की के बारे में पता करना है। लेकिन यहाँ पे उसे एक बात और पता चल जाती है कि उसकी स्टेप सिस्टर है, उसके पेट में एक बच्चा है, जो कि किसी और का नहीं, वी का ही है। ये बात उसकी सिस्टर को पता होती है, लेकिन हान को ये बात अभी तक पहुँची नहीं होती है। जहाँ पे उसकी सिस्टर होती है, वो पूरा प्लान बना रही होती है कि कैसे वो हान की वाइफ़ बन जाएगी। इसके बाद हमें वी को दिखाया जाता है, जो कि उसकी असिस्टेंट बन के आ चुकी होती है। जहाँ पे हान उसे कहता है कि यहाँ पे तुम्हें एक काम है, मेरे भाई-बहन आने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद से मेरी मौत के कातिल वही लोग हैं। वे तुम ऐसा रिवील करना कि मैं अभी तक कोमा से बाहर नहीं आया हूँ और उनके बारे में बातें निकालो। इसके बाद हमें वी को दिखाया जाता है, जो कि उसकी बहन से मिलती है और उसे कहती है कि अभी तक सर ज़िंदा नहीं हो पाए हैं। जहाँ पे उसकी बहन दिलासा दे रही होती है और यहाँ पे ये लोग बात कर रही होती हैं। तब यहाँ पे वी को ऐसा शक हो जाता है कि यहाँ पे शायद उसके जो उसकी बहन है, उसी ने वी को हान को मरवाने के लिए कहा था। यहाँ पे जो हान होता है वो वी को देख के चौंक जाता है, क्योंकि वी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। तभी जो वी होती है वो कैमरा लेके जाती है, उसकी बहन से बात करती है, जो कि एक दवाई देती है और उस दवाई काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है, जिससे उससे कह के दिया होता है कि यहाँ पे वी हमेशा ज़िंदा हो जाएगा, मतलब जो कोमा से है वो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे उसको दवाई दे देती है, जहाँ पे जो वी होता है, हान होता है, वो उस दवाई को लैबोरेटरी में चेक करवाने के लिए भेजता है, क्योंकि उसे शक था कि दवाई कुछ गड़बड़ है। इसके बाद इनके बीच बात होने लगती है और यहाँ पे जो हान होता है वो वी के पैसों के बारे में टोन मार देता है, जिस वजह से वी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, वहाँ से चली जाता है। तभी यहाँ पे वी की फाइल आ जाती है, जिसमें उसके बारे में सब कुछ लिखा होता है। उसका बॉडीगार्ड बताता है कि जो मिस हैं ये हमेशा अपनी फैमिली से अलग रही हैं और जो उनके डैड हैं वो उनकी मैम को बिल्कुल पैसा नहीं दिया करते थे, जिस वजह से वी का जो जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा ही बुरे में बीता है। दरअसल जो उनके बॉम है डैड है, उनकी 2 वाइफ़ रही हैं, जिसकी एक बेटी के बारे में सबको पता है, लेकिन वी को बारे में बिल्कुल भी किसी को नहीं पता है। जहाँ पे जो हान को ऐसा लगता है कि वी की लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा टफ़ रही है और उसने काफ़ी ज़्यादा बुरी सिचुएशन देखी है, जिस वजह से शायद से पैसों के पीछे इतनी पागल रहती है। तब यहाँ पे इन लोग के बीचों में बातें होने लगती है और यहाँ पे ये लोग पता चल जाता है कि जो हान है उसको ये लोग मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद ये बात आपस में तय कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो उसका असिस्टेंट होता है वो दवाई की रिपोर्ट लाता है। इस दवाई में साफ लिखा होता है कि दवाई उन इंसान को दी जाती है जिनको हार्ट अटैक लाना हो। यहाँ पे जो हान होता है उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पे उनके भाई-बहन उसे मारने के लिए पूरी प्लानिंग की है, जिसके बाद उनके पास सबूत भी होता है। और यहाँ पे जो वी होती है वो आपस में बात करते हुए इनके बीच कैमरा लगाई हुई होती है, जिससे इनके बारे में क्लू मिल जाता है कि उसकी बहन मारने के पीछे उसका ज़िम्मेदार है। मतलब यहाँ पे दोनों भाई-बहन अपने भाई को मारना चाहते हैं और उसकी गद्दी लेना चाहते हैं। इसके बाद उसके डैड होते हैं, उसके बारे में ये लोग खबर फैला देते हैं कि उसका भाई मर चुका है। इसके बाद जैसे उसके डैड के पास लोग जाते हैं और कहते हैं हमारा भाई मर चुका है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खेद है, लेकिन उनकी कंपनी को काफ़ी अच्छे से चलाएँगे। लेकिन जो उसके डैड होते हैं वो अपने बेटे को काफ़ी किसी का तमाचा मारते हैं, क्योंकि उनकी असलियत सामने आ चुकी होती है। दरअसल यहाँ पे जो कैमरा होता है वो पूरे घर में लगाया हुआ होता है, जिससे इन सब की असलियत सामने आती है। उनके डैड काफ़ी ज़्यादा इन सब पे गुस्सा करने लगते हैं और यहाँ पे जो वी होती है वो इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा-भला बोलने लगती है, जिस वजह से उसकी सिस्टर होती है वो धक्का देने लगती है। तभी यहाँ पे उसके डैड होते हैं वो पुलिस को बुला लेते हैं और अपने ही बेटों को अरेस्ट करवा देते हैं। जिसके बाद जो वी हान होता है वो पूरी तरीके से सामने आ चुका होता है। इस बाद जो वी होता है वो वी को काफ़ी ज़्यादा पैसे देता है और उसे कहता है तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकती हो और ये मेरे लिए रिवॉर्ड तुम समझ सकती हो। जिसके बाद जो हान होता है वो कहता है कि तुम पब्लिकली रिवील कर दो कि मैं वापस ज़िंदा हो चुका हूँ, या कहिए कि मैं कोमा से वापस आ चुका हूँ। तब यहाँ पे उसके भाई का फ़ोन आता है, जो कि बाहर रहा करता था, उसका नाम शीजू होता है। यहाँ पे ये वही लड़का होता है जो कि वी का पहले बॉयफ्रेंड था। जहाँ पे वी को ऐसा लगता है कि शायद से एक नाम के 2 लोग होंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये वही इंसान है जिससे वो शादी कर रहा था। मतलब जो वी उससे शादी करने वाला लड़का होता है, उसका बॉयफ्रेंड ये वही इंसान था, जो कि यहाँ पे हमारे हान का ओवरऑल ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार हो चुकी है। आगे की स्टोरी देखने या कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखिएगा तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बता दूँगा। यहाँ तक वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं ज़रूर बताइएगा और ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, जिस वजह से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है और मेरा मेहनत भी जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और ओवरऑल वीडियो कैसी थी ये बताना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।